दोस्तों आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन का जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके सबसे वन ऑफ द मोस्ट एडवांस लेवल पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपने पहला दो लेक्चर नहीं देखा, क्योंकि ये थर्ड लेक्चर है अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो अगर उन दोनों को अभी आपने नहीं देखा तो हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में ना आए, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। उसमें आपको बेसिक टर्म्स पहले क्लियर हो जाएंगे, बेसिक टर्म्स करने के बाद अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आपको क्लियर होंगे, तो ये वाला क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा। ठीक है, आप अगर एग्ज़ाम में बहुत टफ क्वेश्चन की उम्मीद लगा रहे हैं तो हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, मतलब यही क्वेश्चन मतलब इसी जैसे ट्रांजैक्शंस आपको सॉल्व करने को मिल जाए। ठीक है, तो यानी एक तरीके से बहुत अटमोस्ट लेवल है, हाई लेवल आप कह सकते हैं क्वेश्चन का। अगर मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप यहाँ पे 7 ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके ये सारे ट्रांजैक्शंस को अपनी कॉपी में लिखिए और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर आपको ये सारे ट्रांजैक्शंस हो जा रहे हैं, इसका मतलब अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक, एक बार ट्राई करिए, आप वीडियो पॉज करके ये सारे ट्रांजैक्शंस लिख लीजिए अपनी कॉपी में। उसके बाद आप खुद इक्वेशन बनाना शुरू करिए कि देखिए क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। बाद में चाहे तो आप अपना आंसर मैच करने के लिए या अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो था तो बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि एक बार आपको उसको रिवाइज करा दूँ। इस क्वेश्चन में ये 4 आपके अकाउंटिंग टर्म्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा: आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। वैसे तो मैंने एक पूरी सीरीज़ बना रखी है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की, उसमें ये चारों मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, मैं उसका कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ बस आपको शॉर्ट में हल्का सा बताता चलूँ, मैं आपको ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये सब कॉन्सेप्ट आपको आता है, सिर्फ एक रिवीजन हम करा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट ये नहीं आता है तो आप वो वीडियो पहले देखिए, ये चारों कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं, उसके बाद आप सॉल्व कर पाएंगे ये वाला जो एडवांस प्रॉब्लम हम कराएंगे अभी। ठीक है, पहला हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहली चीज़, ये दोनों एक्सपेंसेस की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, और अक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम नाम से ही क्लियर है कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ इनकम की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें पेमेंट जिनका करना था लेकिन अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो जितने दिन का, जितने महीने का नहीं किया है वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री ये सितंबर का महीना अगर चल रहा है और अभी तक आपने अगस्त के महीने का भी पेमेंट रेंट का नहीं किया, वो फैक्ट्री आपकी रेंट पर है, 10,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, तो अगस्त के महीने का जो रेंट आपको देना था, आपने इस्तेमाल किया है ना फैक्ट्री, तो रेंट आप पर जिम्मेदारी है पेमेंट करना उसकी। आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया तो अगस्त के महीने का जो रेंट होगा वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा, कि जो ड्यू तो हो चुका है, आप पर बन तो चुका है, जिम्मेदारी बन तो चुकी है, बट नॉट पेड। तो देखिए, अगस्त के महीने का रेंट अगर आपने नहीं पे किया तो आप पर एक बोझ है कि नहीं, उसको पे करना है ना। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होती है जो आपको अदा करना है, जिसका पेमेंट आपको करना चाहिए था, अभी तक नहीं किया, तो वो ऐसी हमारी एक्सपेंसेस जो होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाती है, और ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होती है। ठीक है, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब पेड इन एडवांस, ऐसे खर्चे जो आपने एडवांस में पे कर दिए हैं। बहुत आसान एक एग्जांपल है हमारा और आपका प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज। हम लोग प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज कराते हैं कि नहीं, पहले हम लोग रिचार्ज कराते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं। तो आपने क्या किया, आपने अपने खर्चे को पहले से पेमेंट कर दिया है, ऐसे खर्चे को प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। अपनी फैक्ट्री का अगर एग्जांपल ले लें तो सितंबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर के महीने का भी रेंट आपने पहले ही एडवांस पे कर दिया। देखिए, पेमेंट जब आपने एडवांस कर दिया तो आप अगले महीने यानी अक्टूबर के महीने में अपनी फैक्ट्री इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसलिए अब आपको बिना पेमेंट किए अक्टूबर के महीने में फैक्ट्री इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, खर्चा है एडवांस वाला,
इसलिए ये एसेट में आता है, एसेट्स की कैटेगरी बनेगी। याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी होती है, जो आपको देना था अभी तक नहीं दिया तो लाइबिलिटी है, एक बोझ है आप पर। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आप पर अभी वो खर्चा था भी नहीं आपके लिए, आपने एडवांस पेमेंट कर दिया, तो एडवांस पेमेंट होने की वजह से ये आपके लिए एसेट्स है, क्योंकि आप उस एसेट्स के लिए, उस एसेट्स को, अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग है या फैक्ट्री की ज़मीन है, तो आप अगले महीने, अक्टूबर के महीने का रेंट जो एडवांस में पे कर दिया, अक्टूबर के महीने में बिना पैसा दिए आप उसको इस्तेमाल करेंगे। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए अगला दो देखते हैं, एक्रूड इनकम क्या होती है। एक्रूड इनकम ये वो इनकम होती है जो आपने कमा तो ली है, लेकिन अभी आपने रिसीव नहीं किया, आपके हाथ में नहीं आई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम ये मान लें कि सितंबर का महीना एंड हो गया या अगस्त का महीना एंड हो गया, सितंबर स्टार्ट हो गया, और अभी तक हम जहाँ जॉब करते थे वहाँ पर अगस्त के महीने की सैलरी भी नहीं आई हमारे पास। तो सैलरी क्योंकि सितंबर का महीना आ गया तो हमारा हक तो बन गया ना कि अगस्त के महीने हमने पूरा काम किया है, तो आप अगस्त के महीने की सैलरी मुझे दें। तो ऐसी इनकम जो मुझे मिलनी चाहिए और मिली नहीं अभी तक, हमारा हक तो बन गया मिलने का, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, ऐसी इनकम को अक्रूड इनकम बोलते हैं। और ये हमारे लिए एसेट्स होती है। क्यों? क्योंकि मिलेगा ना, सैलरी मुझे मिलेगी नहीं, आज नहीं तो कल तो मुझे मिलेगा, पैसा तो मेरे पास आएगा ना, इसलिए अक्रूड इनकम एसेट्स होती है। और चौथी जो हमारी लास्ट कैटेगरी है, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड मतलब जो इनकम आपने एडवांस में रिसीव कर ली है, अभी आपकी वो है नहीं, आपने एडवांस में रिसीव कर ली है। जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और सितंबर के महीने का अभी आप मंथ एंड भी नहीं हुआ, या अक्टूबर का महीना अभी आया भी नहीं है, और आपके अकाउंट में अक्टूबर महीने की सैलरी आ गई है, तो आप कहेंगे ना कि एडवांस में सैलरी आ गई, रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये आपकी तो है नहीं, आपने अभी काम तो किया नहीं, इसलिए आप पर एक लाइबिलिटी है। अगर आप बताइए अक्टूबर आने से पहले पहले आपने जॉब छोड़ दी और सैलरी आपको अक्टूबर के महीने की मिल गई है, तो आपको वापस करनी होगी ना, इसलिए अनअर्न्ड इनकम आपके लिए एक लाइबिलिटी होती है। ये चार कॉन्सेप्ट क्लियर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। अब इन चारों का ट्रांजैक्शंस में देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा। याद रखिएगा, ये हमारी लायबिलिटी होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम हमारी एसेट्स होती है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अनअर्न्ड इनकम ये हमारी लायबिलिटी साइड में आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन हमारा ये कहता है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। बहुत आसान है। पहले हमारे पास कैश बढ़ गया एसेट्स वाले कॉलम में। अमाउंट कितना है कैश का? 2 लाख रुपीज़ कैश बढ़ गया एसेट साइड में, और कैपिटल में मेरा 2 लाख रुपीज़, यहाँ पे मेरी कैपिटल बढ़ गई। बैलेंस आप यहाँ लिख लीजिए, 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा, ये इक्वल टू बराबर हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ कैपिटल के। कैश इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, आप लोग को अच्छे से दिख रहा है ना? ठीक है, हल्का सा लास्ट में एक ज़ीरो कट जा रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए 2 लाख रुपीज़ है। ठीक है, सेकेंड ट्रांजैक्शन लिखिए, रेंट फॉर द मंथ इज़ 2000। ठीक है, 2000 एक महीने का रेंट है। रेंट पेड 20,000। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये एक अकाउंटिंग ईयर के होते हैं। आपको जो भी चीज़ करना है वो एक अकाउंटिंग ईयर पे बेस्ड होगा। ठीक, अब आपका रेंट कितना था? 2000 पर मंथ। पूरे साल में कितना देते आप? 12 महीने होते हैं ना, तो एक महीने का जब 2000 है तो साल भर में आपको देना कितना था? 24,000 रुपये। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रेंट फॉर द मंथ इज़ 2000, 2000 पर मंथ रुपीज़ रेंट है। रेंट पेड 20,000 रुपीज़, आपने जो रेंट पे किया है पूरे साल का वो 20,000 रुपये है। अब सोचिए कितना पे करना था आपको, कितना पे करना था? एक रफ पेज में लिख लेता हूँ पहले मैं। ठीक है, 2000 रुपीज़ ये पर मंथ रेंट था। आपको 12 महीने का देना कितना था? 24,000 रुपीज़ पे करना था। आपने पे कितना किया है? ये देना था, दिया कितना है? 20,000 रुपीज़। ठीक है, कितना बच गया? 4,000 रुपीज़। तो अब देखिए यहाँ पर ये कौन सा है कि कौन सा हमारा एक्सपेंसेस ये हो जाएगा? देना था कितना? 24,000। हमने आपको बताया ना फैक्ट्री का रेंट अगस्त के महीने का नहीं दिया, तो जितने महीने का नहीं दिया वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है। देना था 24,000, सोचिए आप, देना था कितना? 24,000, दिया कितना है? 20,000।
तो 4,000 आपको देना है ना अभी आपको, तो ये 4,000 आप पर बोझ है ना, एक लाइबिलिटी है ना। उस लाइबिलिटी का क्या नाम है? उस लाइबिलिटी का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दीजिए आप। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना कितना रेंट है आउटस्टैंडिंग? या देखिएगा सिर्फ 4,000 रुपीज़, जितना आपको आपने नहीं दिया। देखिए 24,000 देना था, 20,000 मैंने दे दिया है, ट्रांजैक्शन था। जितना नहीं दिया है वो अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने पेमेंट भी तो किया है 20,000 रुपीज़ का, तो जितना पेमेंट आपने कर दिया वो कैश से कम हो जाएगा। पेमेंट करना था 24,000, पेमेंट 24,000 करना था, किया कितना है आपने? किया तो 20,000 ना, कैश तो आपके पास से 20,000 ही जाएगी, तो 20,000 रुपये कैश से आपने लेस कर दिया। फिर आपको याद होगा रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता था कि जो भी एडजस्टमेंट होंगे कैपिटल में वो एक अकाउंटिंग ईयर के होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक अकाउंटिंग ईयर में रेंट हमें कितना पे करना था? 24,000। ये हमारा एक्सपेंसेस है, तो आप माइनस कर देंगे 24,000 रुपीज़। देखिए माइनस यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 24,000 क्यों किया? क्योंकि हमें जो रेंट लेना है वो सिर्फ 1 साल का लेना है, हमें ना आगे का ना पीछे का। तो आपको क्या करना है, जितने महीने का रेंट है 12 महीने का, हर महीने का रेंट 2,000, 24,000 रुपये, क्योंकि आपके लिए एक्सपेंस है, याद रखिएगा। पूरा का पूरा एक्सपेंस कैपिटल में से लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वो अमाउंट आएगा जो अभी आपको देना है, आप पर एक बोझ है। ठीक है, 20,000 24,000 देना था, 20,000 दे दिया, तो सिर्फ 4,000 तो बाकी है, तो 4,000 आपके लिए आउटस्टैंडिंग रेंट है। बैलेंस कितना बच जाएगा? 1,80,000 यहाँ पर आपका कैश हो जाएगा। ये आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 4,000, आपकी कैपिटल अब कितनी बचेगी? 1,76,000। बैलेंस देखिए 1,76,000 प्लस 4,000 हो जाएगा 1,80,000, और 1,80,000 यहाँ पर भी है। चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए, रेंट इज़ 2,000 पर मंथ। देखिए अब यहाँ पर भी रेंट वही था, 2,000 पर मंथ था। पे कितना कर दिया? 30,000। बहुत ध्यान से देखिए 2,000 पर मंथ का रेंट था। ठीक है, 24,000 हमें देना था। पेड कितना पे कर दिया हमने? 30,000 पे कर दिया। तो 6,000 जो हमने पे किया है वो तो हमारा एडवांस है ना। ठीक है, एडवांस, आपने एडवांस का पे कर दिया। पे करना था 24,000 रुपये, आपने रेंट पे कर दिया 30,000 रुपये, तो 6,000 आपका जो एडवांस है, ये इसको कहते हैं एडवांस एक्सपेंस, है ना। बताया था ना, फैक्ट्री का रेंट आपने क्या किया, अक्टूबर के महीने का रेंट भी पे कर दिया। तो ये 6,000 जो आपने एडवांस पे किया है, इसको बोलते हैं एडवांस, सॉरी इसको बोलते हैं प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में नाम क्या है? रेंट है, तो रेंट लिख दिया हमने। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 6,000 रुपये आएगा, जितना हमने एडवांस में पे कर दिया है। कैश गया कितना है मेरे पास से? देखिए कैश पूरा गया है, जितना कैश जाएगा, ज़्यादा हो या कम हमें मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर कैश गया था 20,000 रुपये, है ना, जाना चाहिए था 24,000, गया 20,000, तो जितना जाएगा सिर्फ उतना ही लेस करेंगे। यहाँ पे जाना चाहिए था 24,000 रुपये, गया है 30,000, हम जितना कैश जा रहा है उतना लेस कर देंगे, 30,000 रुपये कैश की कमी आ गई। ठीक है, अब देखिए आपका एक्सपेंस है ना, रेंट आपका एक्सपेंस है। साल भर का रेंट कितना हुआ आपका? 24,000, 2,000 पर मंथ का रेंट है ना, तो साल भर का जो रेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस है तो 24,000 आप यहाँ से लेस कर देंगे। भले से आपने 30,000 पे किया, लेकिन हम चौथा जो आपका रूल क्या कह रहा था, जो कैपिटल में जो एडजस्टमेंट किया जाएगा सिर्फ उसी अकाउंटिंग ईयर का किया जाएगा। जो 30,000 आपने 6,000 एडवांस पे कर दिया, जिसको प्रीपेड रेंट बोलते हैं, ये आपके लिए अगले साल का पे कर दिया आपने। हमें सिर्फ इस साल का लिखना है, तो 12 ही तो महीने होते हैं एक साल में, तो 12 महीने मल्टीप्लाई बाई 2,000, 24,000 रुपये एक साल का हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपको यहाँ पे करना क्या है कैपिटल में, कि कितने महीने होते हैं साल में? 12 महीने, और कितना पर मंथ रेंट है या पर मंथ आपको कुछ जो रिसीव हुआ, वो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। पूरा का पूरा मतलब 12 महीने का।
आपने यहाँ पे कम पे किया था, 20,000 पे किया था, फिर भी 24,000 ले गए। यहाँ पे 30,000 पे कर दिया, फिर भी 24,000 हमने लेस किया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर जो एडजस्टमेंट करने हैं सिर्फ एक अकाउंटिंग ईयर के करने हैं। ठीक है, आइए बैलेंस देखते हैं। अब हमारे पास जो कैश बचा है वो 1,50,000 बचा है। हमारे पास एक एसेट नई आ गई है जिसका नाम है प्रीपेड रेंट। एक हमारे पास लाइबिलिटी है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग रेंट। यहाँ पर हम इसको लेस करेंगे, 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 2 गया 5। 1,52,000 हमारी कैपिटल है। ऐड करके देख लीजिए, 1,52,000 प्लस 4 ये हमारा हो जाएगा 1,56,000 और यहाँ भी 1,56,000। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए ट्रांजैक्शन नंबर 4, कमीशन इज 3,000 पर मंथ। कितना है? 3,000 पर मंथ है। ठीक है, रिसीव्ड 30,000। देखिए कमीशन रिसीव हो रहा है, इनकम है। जो भी इनकम होगी वो आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगी। तो 3,000 पर मंथ एक महीने में कितना हो जाएगा? देखिए 3,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाई 12 तो एक महीने में 36,000 हो जाएगा। ये तो पूरा आपको इतना रिसीव होना था। तो जितना ये आपकी मेन प्रॉफिट है एक साल की, तो आप अपनी कैपिटल में 36,000 तो ऐड कर दीजिए पहले, पूरे साल का, एक साल का। अब देखते हैं असल में रिसीव कितना हुआ। रिसीव हमें हुआ है, कैश कितना मिला है? सिर्फ 30,000। आप सोचिए, आइए देखते हैं। देखिए 3,000 रुपये कमीशन हर महीने का था, 12 महीने होते हैं, मिलना चाहिए था 36,000 रुपये। देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा, मिलना चाहिए था 36,000 रुपये। रिसीव्ड कितना हो रहा है? 30,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं। कितना नहीं मिला? 6,000। देखो इतना ये मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था, और मिला कितना? इतना मिला। जो इतना नहीं मिला ये भी तो बाद में मिलेगा। इसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम। कि कमा तो ली है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई। 30,000 रिसीव हो गई है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें जितनी रिसीव नहीं हुई है वो हमारे लिए एक एसेट होती है। तो क्या बोलेंगे इसको? इसको आप बोलेंगे अक्रूड कमीशन। क्या बोलेंगे? अक्रूड कमीशन। कमीशन अक्रूड हो रहा है कितना? 6,000 रुपये। पूरा अमाउंट नहीं करना है, जितना हमारे ज़िम्मे, मतलब हमें जितना मिलेगा। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, 30,000 36,000 रुपये मिलना चाहिए था, क्योंकि 3,000 रुपये पर मंथ का कमीशन है, 12 महीने में 36,000 हो जाता, मिलता हमें। लेकिन मिला कितना है? 30,000। जो 6,000 नहीं मिला वो भी तो मिलेगा ना, आज नहीं तो कल मिलेगा ना। मेरे लिए तो एक एसेट है ना। सैलरी अगर नहीं मिली है इस महीने, अभी तक नहीं आई है कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो अगले महीने तो आएगी ना। तो मेरे लिए एक एसेट है ना। तो 6,000 रुपये हमने नाम लिखा अक्रूड कमीशन। पैसा रिसीव हुआ है 30,000 रुपये। कैश में सिर्फ वो अमाउंट जाएगा जितना पैसा गया है या जितना पैसा आया है। मतलब नहीं है कि साल भर का है कितना। कैपिटल में साल भर का जाएगा, उसमें ये नहीं देखेंगे कि कैपिटल या उसमें ये नहीं देखेंगे कि पैसा रिसीव कितना हो रहा है। पैसा भले से सिर्फ 2,000 हो रहा हो, एक महीने का रेंट हमें 3,000 रिसीव हो रहा हो कमीशन, लेकिन हमें पूरे साल का एडजस्टमेंट करना है। आइए बैलेंस देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1,80,000 कैश हो जाएगा, 6,000 रुपीज़ हमारा प्रीपेड रेंट हो जाएगा, 6,000 रुपीज़ हमारा अक्रूड कमीशन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 4,000 रुपीज़ की आउटस्टैंडिंग रेंट है, और इसको ऐड करेंगे तो 628,538 1,88,000। दोनों ऐड करिए 1,92,000 हो जाएगा। यहाँ 6 और 6 12 और 1,80 1,92,000। ठीक है, अब आइए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5, कमीशन इज 3,000 पर मंथ। वही चीज़ है, 3,000 पर मंथ है। रिसीव्ड 50,000 हो गया। आप सोचिए मिलना कितना चाहिए था हमें मिलना कितना चाहिए था, क्योंकि 3,000 पर मंथ है, 36,000 मिलना चाहिए था। मिल कितना गया हमें? 50,000 मिल गया। 14,000 एडवांस मिला कि नहीं? एडवांस जो मिला है अगर, तो वो हमारा पैसा तो है नहीं। जैसे हमने बताया था कि अक्टूबर की सैलरी आपको मिल गई सितंबर में, अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो वो सैलरी वापस करनी पड़ेगी नहीं। तो पहला काम आपको ये करना है कि एक साल में कितना कमीशन आपका बन रहा है। 3,000 पर मंथ है, एक साल का कितना हो जाएगा? 36,000। क्योंकि इनकम है तो ऐड करिए,
पहले तो ये कर दिया करिए, ठीक है। और असल अमाउंट कितना हो रहा है, रिसीव हो रहा है या पे कर रहा है। असल अमाउंट अगर रिसीव हो रहा है तो उतना अमाउंट कैश में ऐड कर दीजिए, और अगर पे कर रहे हैं तो उतना अमाउंट कैश से लेस कर दीजिए। यहाँ पे रिसीव हो रहा है, कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, असल अमाउंट 50,000 रिसीव हो रहा है। अब इसके आगे एक सुनिए, देखिए हमें 36,000 मिलना चाहिए था, मिल गया 50,000, तो मेरे ऊपर एक बोझ है कि नहीं, जिसका मेरे ऊपर हक नहीं था उसका भी रिसीव हो गया, तो हमें कितना एक्स्ट्रा मिल गया है, 14,000। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, लेकिन इनकम का नाम लिखा करिए कमीशन। अनअर्न्ड इनकम, इनकम कौन सी है, कमीशन वाली, तो नाम होगा अनअर्न्ड कमीशन। ये आपकी लाइबिलिटी होती है, जो पैसा आपका नहीं है और आपको मिल गया है, तो आप पर एक बोझ है ना, तो इसलिए लाइबिलिटी है। बैलेंस देखते हैं कितना हो जाएगा, ये 2,30,000 रुपीज़ हो जाएगा कैश आपका, 6,000 रुपीज़ आपका प्रीपेड रेंट, 6,000 रुपीज़ आपका अक्रूड इनकम, यहाँ पर आपका 4,000 रुपीज़ क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट, 14,000 रुपीज़ आपका अनअर्न कमीशन, और ये आपकी कैपिटल हो जाएगी 8 6 14, 8 1 9 3 12, 2,24,000 कैपिटल हो गई। इसको इधर लिख दीजिए, एक बार बैलेंस ऐड कर लीजिए, 2,24,000 प्लस 14,000 कितना हो, 2,38,000 और 2,42,000 हो रहा है यहाँ पे, और 6 और 6 12 और 2,30,000 और 12 ऐड करेंगे 2,42,000। अभी तक हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस चल रहा है, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि आपको और नज़र आए। चलिए ट्रांजैक्शन नंबर 6 पे आ जाइए। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बहुत ध्यान से, गुड्स को खरीदा है उधार पे फॉर 50,000, ठीक है। तो एक नई एसेट मेरे पास आ जाएगी, उसका नाम होगा स्टॉक। देखिए मेरी जगह कम पड़ रही है, आप आराम से लिखिएगा। 50,000 रुपीज़ का मेरे पास गुड्स आ रहा है, ठीक है। तो 50,000 जो गुड्स हमने खरीदा है ना, तो क्या कैश मेरे पास से चली गई, सोचिए, कैश से खरीदा है, गुड्स आप खरीदे हैं, सामान आप मंगाए हैं, अगर कैश से मंगाए होते तो आपका कैश कम होता, लेकिन क्योंकि आपने उधारी पर ख़रीदा है तो एक नई लाइबिलिटी बन जाएगी, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं, हमने लिखा, आपको दिखा, देखिए यहाँ पे हमने लिखा क्रेडिटर्स। तो एक जगह छोटी पड़ गई, लेकिन आप आराम से लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा, 50,000 रुपीज़ मेरा यहाँ पे स्टॉक बढ़ा, और 14,000 के बगल में लिख रहे हैं, जगह देखिए कम है, तो कितने रुपए क्रेडिटर बढ़े हैं, 50,000 रुपीज़। बैलेंस करिए, देखिए 2,30,000 रुपीज़ मेरा क्या है, कैश, प्रीपेड रेंट 6,000 रुपीज़, एक्रूड कमीशन 6,000 रुपीज़, और स्टॉक 50,000 रुपीज़। यहाँ पे 4,000 रुपीज़ का मेरे पास आउटस्टैंडिंग रेंट, 14,000 रुपीज़ का अनअर्न कमीशन, 50,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स, और 2,24,000 रुपीज़ की मेरी कैपिटल, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 7, सोल्ड द गुड्स कॉस्टिंग 30,000 एट ₹28,000 ऑन कैश। बहुत ध्यान से पढ़ने की चीज़ है। सोल्ड द गुड्स कॉस्टिंग 30,000 का गुड्स था, 30,000 की कीमत वाला गुड्स। तो गुड्स की जितनी कीमत है उतना गुड्स तो पहले लेस कर दीजिए। कितनी कीमत का गुड्स बेचा है, 30,000 रुपये का, ठीक है। किस पर बेचा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैश पर बेचा है। कैश कितना आ रहा है, 28,000 आ रहा है, 28,000 ऐड करिए इसमें। अब सोचिए 30,000 का गुड्स था, आपने 28,000 में बेच दिया, लॉस हुआ कि नहीं, सोचिए भाई, 30,000 का गुड्स आपने 28,000 का बेचा, तो आपको 2,000 रुपये का लॉस हुआ। ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। 2,000 रुपये का जो लॉस हुआ वो कैपिटल से लेस कर देंगे। आइए इसको ऐड करते हैं, ये आपका हो जाएगा 2,58,000 रुपीज़ आपका कैश हो जाएगा, 6,000 रुपीज़ आपका प्रीपेड रेंट हो जाएगा, 6,000 रुपीज़ आपका अक्रूड कमीशन हो जाएगा। स्टॉक जो 50,000 का था, अब आपके पास सिर्फ 20,000 का बचा है स्टॉक, ठीक है। 4,000 रुपये आपके ये क्या नाम है, आउटस्टैंडिंग रेंट, 14,000 रुपये के आपके अनअर्न कमीशन, 50,000 के आपके क्रेडिटर्स,
और आपकी कैपिटल 2000 से कम होके अब बचेगी 2,22,000 रुपये। एक बार ऐड करके देखा जाए कितना हो गया। अगर हम इसको ऐड करेंगे 2,22,000 प्लस 50,000 2,72,000, 2,72,000 और 14 कितना हो जाएगा 2,72,000, 2,76,000, 2,86,000 और 2,90,000 आ रहा है यहाँ पे देखते हैं। देखिए 6 6 12 और 58 कितना हो जाएगा 2,70,000 और 20 2,90,000। अभी तक हमारा बैलेंस इक्वल चल रहा है। आइए ट्रांजैक्शन नंबर 8 देखिए। क्रेडिटर्स पेड 45,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स जितने थे उन्होंने 45,000 में पूरा सेटलमेंट तय कर लिया। ठीक है, क्रेडिटर्स सॉरी यहाँ पे क्या होगा, हल्का सा ट्रांजैक्शन में गलती हो गई है, यहाँ पे हल्की सी गलती है। पेड टू होगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को आपने पे किया है ना। पेड टू क्रेडिटर्स 45,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स को आपको पैसा देना था, 50,000 देना था। फुल सेटलमेंट देखिए फिर आ गया। फुल सेटलमेंट मतलब कि जितना भी है मामला रफा दफा करना है, ख़त्म करना है, तो क्रेडिटर्स तो पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे हमारे। ठीक है, देखिए ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको आप पैसा पे करेंगे। 50,000 आपको देना था, आपने दिया कितना 45,000 दिया, तो इसका मतलब 5,000 रुपये और देने हैं क्या? नहीं देने हैं, क्योंकि फुल सेटलमेंट में मामला तय हो गया, आपस में एग्रीमेंट हो गया कि भाई 50,000 तुम्हें देना था, तुम 45,000 दे दो, तुम्हारा मामला ख़त्म कर दें, रफा दफा कर दें, तो मेरा प्रॉफिट हुआ ना। जहां मुझे 50,000 देना था वहां 45,000 दे के काम बन गया, तो 5,000 का जो मेरा प्रॉफिट है, सारे प्रॉफिट एंड गेन्स आर एडेड बैक टू द कैपिटल। आइए इसको लेस करें, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा हमारा 2,13,000 हमारी कैश, 6,000 हमारा प्रीपेड रेंट, 6,000 हमारा अक्रूड कमीशन और स्टॉक हमारा 20,000 रुपीज़ का। ठीक है, यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 रुपीज़ का और अनअर्न कमीशन 14,000 रुपीज़ का। क्रेडिटर्स पूरे के पूरे ख़त्म हो गए और हमारी कैपिटल कितनी बची 2,27,000। जब ऐड करेंगे 2,27,000 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा 2,31,000 और 14 2,45,000 इधर आ रहा है। यहाँ भी देखेंगे तो 6 और 6 12 और 13 2,25,000 प्लस 20,000 2,45,000 इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन करने हैं। इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस दिए थे। ठीक है, तो फुल सेटलमेंट वाला ध्यान रखिएगा और आपके प्रीपेड ये सारे जितने हैं ना आपके ट्रांजैक्शन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन पे आप और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बन गया और बहुत ही एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक बार में नहीं आएगा तो 2 बार में सॉल्व करिएगा, 3 बार में सॉल्व करिएगा। और अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, या आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।